क्या शिक्षक और क्या कर्मचारी मनमाने ढंग से वेतन रोकने की कार्रवाई बहुतेरे लोग अपनी सेवा काल में झेलते हैं और हद तो तब हो जाती है जब बीमारी के कारण या घर में कोई विषम परिस्थितियों के कारण या कोई अन्य अपरिहार्य विकट कारणों से कोई शिक्षक या कर्मचारी अपने स्कूल या कार्यालय नहीं जा पाता। तो कई बार ऐसा होता है जब उनको अनुपस्थित दिखाकर उनका वेतन रोक दिया जाता है। मानवीय ढंग से जरा सोच कर देखिए कि ऐसे विकट परिस्थितियों में जबकि उसको सहानुभूति की जरूरत होती है, वो बीमार है या उसके परिवार में कोई संकट समस्या आई है, अगर हम उसके प्रति संवेदना दिखाने के बजाय उसका वेतन ही रोक देंगे तो वह व्यक्ति तो एक और नई समस्या झेलेगा और कई बार भ्रष्टाचार को झेलने भी पड़ते होंगे। ऐसा आप जरूर अनुभव करते होंगे। वेतन बाधित करने के आदेश के बाद रुके वेतन को पाने के लिए अलग अलग कार्यालयों में पड़ी लंबी लंबी फाइलें किस विभाग में धूल नहीं भागते। एरियर बनाने के नाम पर करप्शन, एरियर के लिए ग्रांट का इंतजार करते करते महीनों क्या, मैं तो बहुत लोगों को साल दर साल इंतजार करते देखा है, लोगों को निराश होते देखा है। हालांकि नियमों की बात करें तो वेतन रोकने या वेतन काटने जैसी कार्रवाई करना इतना आसान नहीं होता जितनी आसानी से कई बार पलक झपकते ही मनमाने ढंग से वेतन रोकने के आदेश दे दिया जाता है। एक सभ्य समाज में, एक स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसा किया जाना घोर अनियमितता है, लेकिन जागरूकता के बल पर हम ऐसे प्रकरणों को बेहतर ढंग से निपट सकते हैं। आज का वीडियो इसी विषय पर फोकस्ड है। हम आपके लिए जानकारियों से भरा वीडियो लाने की भरसक कोशिश करते हैं और एक एक वीडियो के लिए काफ़ी स्टडी, रिसर्च और एनालिसिस की जाती है। तब आपके पास आता है सटीक और विश्वसनीय जानकारियों से भरा एक वीडियो। इसके पहले कि वीडियो शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह YouTube चैनल पूरी तरह से शिक्षक और कर्मचारियों के लिए ही समर्पित है, जहां यथासंभव विश्वसनीय जानकारियां देने की कोशिश होती है और इस चैनल ने आपका भरोसा जीता भी है। यानी आप इस चैनल पर दी जाने वाली जानकारियों पर भरोसा भी करते हैं, यकीन भी करते हैं। तो आप सभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं। एक शिक्षक ने मुझे व्हाट्सएप किया और बताया कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी, इसलिए उस दिन वे अवकाश के लिए आवेदन नहीं कर पाए और स्कूल में उन्हें अनुपस्थित दिखाकर उनका एक दिन का वेतन काट दिया गया, जबकि उनके बहुत सारे सीएल और मेडिकल अवकाश बचे हुए हैं और अब उन्हें उस एक दिन का वेतन पाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। इसी तरह के कई ऐसे प्रकरण हैं जब कोई शिक्षक किसी अर्जेंसी या इमरजेंसी कंडीशन के कारण समय से लीव अप्लाई नहीं कर पाते और अपने स्कूल में अनुपस्थित हो जाते हैं और उधर प्रिंसिपल बिना देर किए शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर पर एब्सेंट भी लिख देते हैं। न कोई जांच, न कोई जिरह, बिना किसी लिखित स्पष्टीकरण के शिक्षक की उस दिन की वेतन कटौती भी कर दिया जाता है। ऐसे प्रकरणों में मुझे इतना कहना है कि प्रधानाचार्य को स्कूल के संचालन के संबंध में प्रशासनिक अधिकार दिया गया है। यह प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी है कि वह किसी तरह की वेतन कटौती करने से पूर्व संबंधित शिक्षक से अनुपस्थिति को लेकर के स्पष्टीकरण लें और वस्तु स्थिति का पता लगाएं कि अनुपस्थिति का कारण क्या है। मैं बता दूं आपको कि देवकीनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य के एक मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 मई 1971 को दिए एक फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध प्रस्तावित किसी भी कार्रवाई से पूर्व उसे कारण बताओ यानी शो काज का अवसर प्रदान किया जाए। किसी शिक्षक या कर्मचारी को कारण बताने का अवसर दिए बगैर बिना कुछ जाने समझे सीधे वेतन बाधित करने की कार्रवाई करना कहीं से न्याय संगत नहीं है और ऐसा किया जाता है तो यह पूरी तरह से मनमानापूर्ण और नियम विरुद्ध कार्रवाई है। और इस तरह का प्रकरण जब न्यायालय के समक्ष आता है तो इस तरह से वेतन कटौती करने वाले अधिकारी को न्यायालय के सामने शर्मसार होना पड़ता है। इस तरह का एक नहीं दर्जनों न्यायालयी आदेश मैंने देखा है। एक उदाहरण बताता हूं। वर्ष 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका में संतोष कुमार राय बनाम राज्य व अन्य के मामले में 3 दिसंबर 2019 को जारी आदेश में ऑनरेबल जस्टिस
सूर्य प्रकाश केसरवानी ने स्पष्ट किया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी किसी अध्यापक का वेतन नहीं रोक सकता। इस तरह एक नहीं अनेकों इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है। आप खुद देख सकते हैं, आप देखिए कि हर आदेश में बार बार स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक का वेतन नहीं रोका जा सकता। शिक्षक या किसी भी कर्मचारी का वेतन रोकने के लिए लंबी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का पालन किए बगैर वेतन रोका या काटा नहीं जा सकता। तमाम बीएसए द्वारा बार बार वेतन रोकने जैसी कार्रवाई से हाई कोर्ट में दाखिल हो रहे तमाम याचिकाओं के मद्देनजर हाई कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश और बेसिक शिक्षा परिषद को दिए आदेश में कहा कि वह देखे कि कानून के विपरीत बीएसए अध्यापकों का वेतन भुगतान अवैध रूप से न रोके। बढ़ते मामलों को देखते हुए अंततः स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्रीमती कंचन वर्मा ने विधिवत आदेश जारी कर सख्त लहजे में आदेश दिया कि वेतन कदापि न रोका जाए। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने आदेश दिया कि वेतन या वेतन वृद्धि रोकना अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया में शामिल होता है, अतः किसी भी कार्मिक का वेतन या वेतन वृद्धि को नहीं रोकी जाएगी। वेतन कटौती करना या वेतन वृद्धि रोकना यह सीधे सीधे शिक्षक की परिलब्धियों में कमी करना है और यह एक दंड है। और जब शिक्षक को वेतन कटौती का दंड दिया जा रहा है तब आप सोचिए कि दंड का कारण होना चाहिए, और अगर कारण है तो सीधे तुरंत दंड ही दे दिया जाएगा? नहीं, दंड देने की एक प्रक्रिया है। आप सोचिए कि केवल कृत्य जान भर लेने से किसी को दंड दे दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर पुलिस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने मर्डर की फाइल दे देगी तो मजिस्ट्रेट आरोपी को सजा दे देता है? नहीं, बाकायदे हियरिंग होती है, हर एक पक्ष को सुनवाई का पूरा मौका देगा, आरोपी को भी कोर्ट में अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, मामले की जांच होगी, जांच रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा, विवेचना होगी, जरूरी गवाही होगी, तब जाकर गुण दोषों की परख के बाद मजिस्ट्रेट अपना फैसला सुनाएंगे। ठीक वैसे ही शिक्षक को वेतन कटौती का दंड देने से पहले आरोप पत्र तैयार किया जाएगा, आरोपों की जांच होगी, संबंधित लोगों का बयान दर्ज होगा और उस शिक्षक या कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। इसके बाद तय होगा कि वेतन कटौती होगी या नहीं। ऐसा नहीं है कि शिक्षक स्कूल नहीं आया तो तुरंत उसका वेतन काट देंगे। हालांकि दुर्भाग्यवश कई जगह ऐसा होता ही है, लेकिन यह गलत प्रक्रिया है और अंततः इसीलिए बाद में अधिकारियों द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा शिक्षक को वेतन जारी करने का आदेश भी हो जाता है। किसी शिक्षक या कर्मचारी का वेतन कटौती करना हो या वेतन वृद्धि रोकना हो, यह यूं ही नियोक्ता की मनमर्जी से नहीं हो सकता। इसका लंबा प्रोसीजर है। और खासकर जब मैं माध्यमिक शिक्षकों कर्मचारियों की बात करूं तो अगस्त 2023 से पूर्व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 21 के द्वारा चयन बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम बन चुका है और अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 21 निरसित हो चुका है, तब भी प्रबंध तंत्र के लिए यह सब इतना आसान नहीं है जितना हम कई दफा सोच लेते हैं। दरअसल धारा 21 निरसित हो जाने के बाद अब इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 की धारा 1663 पूरी तरह से प्रभाव में आ चुका है और ऐसे में अब शिक्षकों के वेतन कटौती हो या वेतन वृद्धि रोकनी हो, इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 की धारा 1663 क में दिए गए प्रावधानों का पालन करना होगा और किसी भी तरह की वेतन कटौती या वेतन वृद्धि रोकने जैसी कार्रवाई से पूर्व अब जिला विद्यालय निरीक्षक से पूर्व अनुमति लेनी होगी। आइए जाने कि इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 की धारा 1663 का क्या कहता है। कोई भी प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य या अध्यापक जिला विद्यालय निरीक्षक की लिखित रूप में पूर्ण स्वीकृति के बिना न तो सेवा मुक्त किया जा सकेगा, न सेवा से हटाया जा सकेगा और न पदच्युत किया जा सकेगा, न पंक्तिच्युत किया जा सकेगा, न ही उसकी परिलब्धियों में कोई कमी की जा सकेगी और न उसको सेवा से हटाने का नोटिस दिया जा सकेगा। यह है इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 की धारा 1663 क। शिक्षक की परिलब्धि में वेतन, वेतन वृद्धि से लेकर के अनुभव आदि सब कुछ आ जाता है और वेतन कटौती या वेतन वृद्धि रोकना परिलब्धियों में कमी करना है और इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक से पूर्व अनुमति लेनी होगी और इसका लंबा प्रोसीजर है। आखिर किस आधार पर वेतन कटौती की जाएगी, वेतन कटौती करने की प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया गया है अथवा नहीं
और जब वेतन कटौती का प्रस्ताव जिला विद्यालय निरीक्षक के पास भेजा जाएगा तो जिला विद्यालय निरीक्षक गुण दोषों का विश्लेषण करेंगे और वेतन कटौती का प्रस्ताव मिलने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक अनिवार्य रूप से संबंधित शिक्षक को अपना पक्ष रखने का अवसर देगा। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक उस शिक्षक को नोटिस भेजेंगे और नोटिस तामील होने के 15 दिन के भीतर वह शिक्षक अपना पक्ष निरीक्षक महोदय के समक्ष रखेगा। इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 की धारा 16(6)(3) ख में कहा गया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक प्रबंधाधिकरण द्वारा प्रस्तावित दंड की स्वीकृति या अस्वीकृति कर सकता है या उसे घटा या बढ़ा सकता है या सेवाएं समाप्त करने का नोटिस स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। इस धारा में आगे लिखा गया है कि दंड के मामलों में निरीक्षक आदेश जारी करने से पूर्व प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य या अध्यापक को इस बात का एक अवसर देगा कि वह नोटिस प्राप्ति के दिनांक से एक पखवाड़े के भीतर कारण बताए कि उसे प्रस्तावित दंड क्यों न दिया जाए। इसके पश्चात शिक्षक अपना पक्ष रखेंगे और निरीक्षक गुण दोषों की विवेचन करने के पश्चात अपना निर्णय सुनाएंगे और फिर जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्णयों के आधार पर ही शिक्षक के वेतन कटौती का फैसला होगा। और जानते रहिए कि जिला विद्यालय निरीक्षक का फैसला अंतिम फैसला नहीं होता। अगर आपको लगता है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने आपके साथ न्याय नहीं किया है, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आपको आदेश तामील कराने के 1 महीने के भीतर आप संभागीय शिक्षा उपनिदेशक के समक्ष अपील कर सकते हैं और फिर संभागीय शिक्षा उपनिदेशक जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश पर रोक लगाते हुए जरूरी हुआ तो अपने स्तर से अतिरिक्त जांच करा सकते हैं। इसके बाद वह संभागीय उपनिदेशक जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश की पुष्टि भी कर सकते हैं, उसे रद्द भी कर सकते हैं और वह आवश्यक समझे तो उस आदेश को परिष्कृत भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और कानून की जानकारी रखनी चाहिए कि अगर आपके वेतन या वेतन वृद्धि के साथ खिलवाड़ किया जाए, किसी भी तरह से मनमाने ढंग से आपकी वेतन कटौती की जाए, तो इस कानून के जरिए अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं और उच्चाधिकारियों को लगे कि वाकई मनमानी की जा रही है तो ऐसी स्थिति में उस विद्यालय में न सिर्फ एकल संचालन का आदेश दिया जा सकता है बल्कि जरूरी समझे जाने पर प्रबंध तंत्र भंग कर वहां प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति भी की जा सकती है। आप ये जानिए कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन भुगतान उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कॉलेज अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अधिनियम 1971 अर्थात वेतन वितरण अधिनियम 1971 के तहत ही किया जाता है। वेतन वितरण अधिनियम की धारा 10(1) के प्रावधानों के अनुसार ही एडेड माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों और कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जाता है। वेतन वितरण अधिनियम 1971 की धारा 10(1) कहता है कि राज्य सरकार प्रत्येक संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों को ऐसे वेतन भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी जो 31 मार्च 1971 के पश्चात किसी अवधि के लिए नियुक्त किए गए हों। अब समझिए, इसी अधिनियम की धारा 3(1) में प्रावधान है कि आगामी माह के 20वें दिन से पूर्व शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान हो जाना चाहिए। ठीक से समझिए, वेतन वितरण अधिनियम 1971 की धारा 3(1) में कहा गया है कि आगामी माह के 20वें दिन या उससे पूर्व के ऐसे दिन जो राज्य सरकार आदेश द्वारा सुनिश्चित करे कि समाप्ति से पूर्व शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जाएगा। अब बात आती है कि कितना वेतन। जवाब है बिना कटौती का वेतन। और यह ध्यान दें कि बिना अनुशासनात्मक कार्रवाई पूर्ण किए बगैर किसी भी शिक्षक या कर्मचारी का वेतन कटौती हरगिज नहीं होनी चाहिए। वेतन वितरण अधिनियम 1971 की धारा 3(2) में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वेतन भुगतान बिना किसी कटौती के सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इस वेतन वितरण अधिनियम के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को वेतन भुगतान के लिए उत्तरदायी और जवाबदेह बनाया गया है। साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक को कई अधिकार भी प्रदान किए गए हैं और जब जिला विद्यालय निरीक्षक को यह सुनिश्चित हो जाए कि शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान में प्रबंध तंत्र मनमानी कर रहा है, जैसे मनमाने ढंग से अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध जाकर शिक्षकों का वेतन कटौती किया जा रहा है या सरकार द्वारा निश्चित किए गए तिथि से पूर्व प्रबंध तंत्र द्वारा वेतन भुगतान की कार्रवाई पूरी नहीं की जा रही है, तो फिर जिला विद्यालय निरीक्षक वेतन वितरण अधिनियम 1971 की धारा 3(3) के अंतर्गत विद्यालय के वेतन संदाय खाते का
एकल परिचालन अर्थात सिंगल ऑपरेशन करते हुए वेतन भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश जारी कर सकता है। इतना ही नहीं, जिला विद्यालय निरीक्षक इस अधिनियम की धारा 3 का पालन करने में विफल प्रबंधाधिकरण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मंडलीय शिक्षा उपनिदेशक को सिफारिश भी कर सकता है। और मंडलीय शिक्षा उपनिदेशक को आवश्यक जान पड़ता है तो वेतन वितरण अधिनियम 1971 की धारा 6(3) का प्रयोग कर 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के लिए प्रबंधाधिकरण का अतिक्रमण कर प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति भी कर सकता है। यही नहीं, इसी अधिनियम की धारा 11(1) के तहत प्रबंधाधिकरण पर अर्थदंड और 6 माह के कारावास का दंड भी दिया जा सकता है। इस संबंध में मैंने एक वीडियो YouTube पर पहले से ही अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक मैंने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसे भी आप जरूर देखें। सीधी सी बात, आप यह जान लीजिए कि जब आप सेवा में हैं तो अनुपस्थित वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। या तो आप उपस्थित होंगे या फिर अवकाश पर होंगे। आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं कि बस आप अनुपस्थित हो गए। आप कोई दिहाड़ी मजदूर भी नहीं है कि आप अनुपस्थित हो जाएंगे, एक दिन का वेतन कटौती हो जाएगी, अगले दिन फिर आपकी सेवा शुरू हो जाएगी। जब आप एक कार्मिक के रूप में अस्थायी सेवा में हैं तो यह सब नहीं चलता है। इसे तो आप सपने में भी न सोचिएगा। वैसे भी जब कोई बच्चा स्कूल में अनुपस्थित होता है तो छुट्टी का प्रार्थना पत्र देता है, या फिर छुट्टी का प्रार्थना पत्र न देने पर, अनुपस्थित होने पर उसका 1 दिन का फाइन या दंड भरता है। फिर आप एक अस्थायी कार्मिक हैं, केवल वेतन कटौती करने भर से छुटकारा नहीं मिलने वाला। अनुपस्थित होने का मतलब है कि या तो आप उस दिन अवकाश लेंगे या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई झेलेंगे। आपके खिलाफ आरोप पत्र तैयार किए जाएंगे, जांच होगी, आपसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा और फिर विभागीय नियमों अधिनियमों के अनुसार आपका दंड सुनिश्चित किया जाएगा। केवल वेतन कटौती से छुटकारा नहीं मिलने वाला। या तो आपको अवकाश लेना पड़ेगा या फिर अनुपस्थित होने पर विभागीय कार्रवाई होगी और साथ ही आपकी सर्विस ब्रेक भी होगी। इसलिए ऐसे प्रकरणों में मैं शिक्षकों कर्मचारियों को देखता हूं कि वे अनुपस्थित होने वाले दिन का अवकाश प्रार्थना पत्र देते हैं, चाहे वे आकस्मिक अवकाश लें या मेडिकल अवकाश लें या फिर अवैतनिक अवकाश लेंगे, लेकिन अवकाश ही लेंगे। एक बात यहां और बता दूं आपको कि अवैतनिक अवकाश लेने पर उस दिन का वेतन नहीं मिलता, लेकिन इसका फायदा यह है कि अवैतनिक अवकाश लेने पर न तो आपकी सर्विस ब्रेक होती है और न आपकी सीनियरिटी प्रभावित होती है। इसके बारे में विस्तार से एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक मैंने आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसे आप देख सकते हैं। फिलहाल आप यह जान लीजिए कि आप अवैतनिक अवकाश लेंगे या आकस्मिक या मेडिकल, ये आप तय करेंगे। कोई नियोक्ता या कोई प्राधिकारी खुद से तय नहीं कर सकता कि आप कौन सा अवकाश लेंगे। आप अवकाश प्रार्थना पत्र में जिस प्रकृति के अवकाश की मांग करेंगे वही अवकाश आपको स्वीकृत की जा सकती है। नियोक्ता को अवकाश की प्रकृति बदलने का कोई अधिकार नहीं है। आप ये जरूर जानिए कि कोई भी प्रिंसिपल या प्राधिकारी किसी शिक्षक या कर्मचारी के अवकाश से रहने की दशा में अनुपस्थित होने पर किसी भी सूरत में खुद से असाधारण अवकाश नहीं चढ़ा सकते। वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 85 क के अनुसार असाधारण अवकाश विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किया जा सकता है जब पहली बात यह कही गई है कि नियमों के अंतर्गत कोई अन्य अवकाश देय न हो, या दूसरा यह कहा गया कि अन्य अवकाश देय हो परंतु संबंधित सरकारी कर्मचारी असाधारण अवकाश की स्वीकृति के लिए लिखित आवेदन करे। अगर शिक्षक या कर्मचारी के अवकाश लेखे में कोई अवकाश शेष न हो तो अवकाश प्राधिकारी वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 85 ख का प्रयोग कर उक्त अनुपस्थिति को असाधारण अवकाश यानी अवैतनिक में परिणत कर सकता है। लेकिन शर्त है कि शिक्षक के खाते में कोई सीएल, मेडिकल लीव आदि कोई अवकाश शेष न हो। एक बार आप और सुन लीजिए, कोई भी प्रिंसिपल या अधिकारी किसी शिक्षक या कर्मचारी के अवकाश शेष रहने की दशा में अनुपस्थित होने पर खुद से असाधारण अवकाश चढ़ाकर किसी शिक्षक की वेतन कटौती हरगिज नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में आपने क्या सीखा? पहला,
किसी भी शिक्षक या कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई पूर्ण किए बगैर किसी भी प्रकार से उस शिक्षक या कर्मचारी का वेतन या वेतन वृद्धि न तो रोका जा सकता है न कोई कटौती की जा सकती है। दूसरी बात, अनुपस्थित यानी अब्सेंट दिखाकर तो किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं रोका जा सकता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी करनी होगी। तीसरी बात, शिक्षक से स्पष्टीकरण लेना जरूरी है। अगर शिक्षक उस दिन का अवकाश प्रार्थना पत्र देता है तो मांगा गया अवकाश ही स्वीकृत करना होगा। चौथी बात, शिक्षकों के वेतन कटौती करनी हो या वेतन वृद्धि रोकनी हो, इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 की धारा 16(6)(3) क में दिए गए प्रावधानों का पालन करना होगा और किसी भी तरह की वेतन कटौती या वेतन वृद्धि रोकने जैसी कार्रवाई से पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक से पूर्व अनुमति लेनी होगी। पांचवी बात आपने सीखा कि अगर मनमाने ढंग से शिक्षक का वेतन रोकने की कार्रवाई प्रबंध तंत्र द्वारा की जाती है तो जिला विद्यालय निरीक्षक वेतन वितरण अधिनियम 1971 की धारा 3(3) के अंतर्गत विद्यालय के वेतन संदाय खाते का एकल परिचालन अर्थात सिंगल ऑपरेशन करते हुए वेतन भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश जारी कर सकता है। साथ ही प्रबंध तंत्र को भंग कर वहां प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की सिफारिश भी कर सकता है। छठी बात आपने सीखा कि कोई भी प्रिंसिपल या अधिकारी किसी शिक्षक या कर्मचारी के अवकाश शेष रहने की दशा में अनुपस्थित होने पर किसी भी सूरत में खुद से असाधारण अवकाश नहीं चढ़ा सकते। ये था आज का वीडियो। अगर अभी भी आपके मन में कोई शंका या प्रश्न शेष रह गया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का जरूर जवाब दूं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।